जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल के अंदर किस प्रकार भारत के अंदर प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अंदर विकास होता है। इसी के अंदर देखें, यह हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास पर सीरीज नंबर 89 है। इसी के साथ गुप्त साम्राज्य पर यह पार्ट नंबर हमारा 14 है। इससे पहले हमने 13 पार्ट किए हैं, वो अलग टॉपिकों पर थे। ये हमारा रहेगा गुप्त काल के अंदर किस प्रकार वैज्ञानिक विकास होता है, किस प्रकार तकनीकी विकास होता है। पहले हम देखेंगे कि हमको वहाँ पर जो लिखी गई जो रचना है उनके बारे में, फिर यहाँ पर देखेंगे कि विकास मुख्य रूप से किन चीज़ों में हुए। तो देखें कि जो विज्ञान एवं तकनीकी का विकास जो गुप्त कालीन भारत है, या कहें कि मध्य भारत था, इस गुप्त कालीन भारत के अंदर जब एक गुप्त साम्राज्य आरंभ होता है लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक, जो कि गुप्त कालीन विज्ञान एवं तकनीकी का विकास होता रहता है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर जो प्रमुख जो कहें कि शास्त्री थे वो है कि आर्यभट्ट प्रथम, इसी के साथ ब्राह्मीर, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त। इन्होंने जो कि गुप्त कालीन विज्ञान के अंदर विकास करने में इनका बड़ा योगदान रहा, या कहें कि इनकी बदौलत कहें कि भारत के अंदर उस समय जो कि बहुत अधिक विज्ञान के अंदर विकास देखने को हमको मिला। इसी के साथ देखिए, सबसे पहले आर्यभट्ट के बारे में, बाद में देखेंगे इनके बारे में भी, लेकिन आर्यभट्ट के बारे में देखें तो आर्यभट्ट का गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट का एक महत्वपूर्ण स्थान है, या कहें कि भारत के अंदर जो कि प्रारंभिक जो गणित के विद्वान था, इसको हम आर्यभट्ट को कह सकते हैं। आर्यभट्ट उस समय का जो कि एक प्रसिद्ध गणितज्ञ था। थे। इन्होंने गणित के अंदर बहुत अधिक विकास किया, या कहें कि इन्होंने गणित के अंदर बहुत सारे जो कि आविष्कार किए। इन्होंने सबसे पहले जो आर्यभट्ट है, इस आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले ज्योतिष और गणित, ज्योतिष यानी कि जो ब्रह्मांड से संबंधित, या कहेंगे ग्रहों से संबंधित, है ना, और जो गणित हमारी जो गणित होती है, इस आर्यभट्ट ने जो ज्योतिष और गणित के अंदर जो कठिन विषय थे, या कहें कि जो समस्याओं पर आधारित विषय थे, उन समस्याओं पर आधारित विषयों का अध्ययन इस आर्यभट्ट ने किया और उनका समाधान किया, है ना। इसी के साथ इस आर्यभट्ट ने जो कि गणित के जो कि सिद्धांत, गणित में काम आने वाले अनेक सिद्धांत इस आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया। इसी के साथ इसने सिद्धांत सर्वप्रथम जो आर्यभट्ट है, इस आर्यभट्ट ने बताया कि जो ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी गोल है। तो सर्वप्रथम पृथ्वी गोल है इसे बताने वाले हमारे आर्यभट्ट थे। इसी के साथ इस आर्यभट्ट ने बताया कि जो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष गति क्या होती है कि ये हमारा सूर्य है ना, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी दो प्रकार की मुख्य रूप से गति करती है। एक तो ये पृथ्वी अपने स्थान पर ही घूमती रहती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं अक्ष यानी कि घूर्ण, यानी कि अपने स्थान पर ये घूमती है, अक्ष पर घूमती है। इसी के साथ एक ये घूमती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। अब जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, जिसको हम परिक्रमा कह सकते हैं, या कहें कि जिसको कक्षीय गति कह सकते हैं। अब ये सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, जिससे जलवायु परिवर्तन होती है, यानी कि गर्मी और सर्दी आती है, और ये अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। इसी के साथ देखें कि इस आर्यभट्ट ने ही बताया था, सबसे पहले शून्य होता है, या कहेंगे जीरो है। इस जीरो का, या कहेंगे शून्य का आविष्कार करने वाला आर्यभट्ट था। यदि शून्य नहीं होता तो गणित का महत्व ही क्या होता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार, शून्य का आविष्कार तो इस आर्यभट्ट ने किया, या कहेंगे जीरो का आविष्कार इस आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.14 बताया। इसी के साथ जो कि सही नहीं है, भाई बहुत हद तक सही है, लेकिन पूर्ण रूप से ये सही नहीं है, लेकिन इन्होंने उस समय बताया था। इसी के साथ आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है उसका नाम आर्यभट्टियम है। अब इस आर्यभट्टियम ये पहला ग्रंथ है जिसका नाम रचनाकार जिसने लिखा, यानी कि आर्यभट्टियम गुप्त समय का पहला एकमात्र ये हमारा पहला जो कि ग्रंथ है जिसको रचना करने वाले के नाम पर ही इस ग्रंथ का नाम पड़ गया।
इसी के साथ देखें कि जो आर्यभट्ट है, इस आर्यभट्ट ने जो सिद्धांत दिए, आर्यभट्ट ने जो सिद्धांत दिए, इन सिद्धांत को भास्कर प्रथम, आर्यभट्ट ने जो सिद्धांत दिए, इन सिद्धांत को भास्कर प्रथम ने स्वतंत्र रूप से ग्रंथ लिखे। भास्कर ने आर्यभट्ट के सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्र यानी कि अलग से ग्रंथ लिखे। अलग से ग्रंथ लिखने के कारण इस भास्कर प्रथम की जो कि बहुत अधिक ये प्रसिद्ध हुआ। हाँ, ये बात सही है कि जो भास्कर सव्य भी एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था, लेकिन भास्कर ने कहीं ना कहीं जो आर्यभट्ट के सिद्धांत, इन सिद्धांतों के द्वारा अलग रचना कर कर इन्होंने विख्याति प्राप्त की, या कि ये प्रसिद्ध हुई। इसी के साथ भास्कर प्रथम स्वयं खगोल शास्त्री थे, यानी कि खगोल संबंधित जिसको हम कह सकते हैं ग्रह संबंधित। इसी के साथ यहाँ इस समय की जो प्रमुख है, जो कि ये कि भ्रागुप्त हुआ है, भ्रागुप्त, इस भ्रागुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। ब्रह्म सिद्धांत की यानी कि इन्होंने कमियां बताई। कमियां कैसे बताई कि इस जो ब्रह्मगुप्त है, इस ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट्ट, इस जो आर्यभट्ट ने जो सिद्धांत दिए थे, आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने बताया है ना कि आर्यभट्ट ने जो सिद्धांत दिए थे, इसी के साथ श्री सेन ने सिद्धांत दिए थे, इसी के साथ अन्य विद्वान और थे जिन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे। इन सिद्धांतों में इस ब्रह्मगुप्त ने कमियां बताई, या कहें कि इन सिद्धांतों की आलोचना इस ब्रह्मगुप्त ने की। इसी के साथ जो वेदांग ज्योतिष है, यानी कि जो वेदांग ज्योतिष के 5 वर्षीय युग, इसी के साथ जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म की विचारधारा थी, इनके अनुसार जो कि 2 सूर्य माने जाते थे, 2 चंद्रमा माने जाते थे, इसी के साथ दोहरा नक्षत्र माना जाता था, जो कि जैन विचारधारा के अनुसार था। लेकिन जो ये ब्रह्मगुप्त है, इस ब्रह्मगुप्त ने बताया कि ये गलत है, यानी कि इनकी आलोचना की कि ये सही नहीं है। तो इनको कहीं ना कहीं इन चीजों का ज्ञान था, तभी तो इन्होंने इन चीजों की कमियां उजागर की। इसी के साथ देखें, इस समय का ब्राह्मीर एक प्रमुख ज्योतिषविद हुआ है। इसी के साथ जो गुप्त काल है, यानी गुप्त जो टाइम पीरियड है, गुप्त जो काल है, इस गुप्त काल में औषधि शास्त्र का भी विकास हुआ। औषधि शास्त्र यानी कि औषधियों से इलाज, तो इस गुप्त काल में औषधि शास्त्र का भी विकास हुआ। हाँ, विकास तो हुआ कि इन औषधियों से इस प्रकार का इलाज किया जा सकता है। लेकिन इस समय जो औषधि ज्ञान की प्रगति नहीं हुई। कहने का मतलब है कि इनको पता, तो इन्होंने अपने शास्त्रों में लिखा कि इस प्रकार की औषधि से इस प्रकार का इलाज हो सकता है, लेकिन इन्होंने जो कि ज्यादा प्रचलित, यानी कि उस समय ये ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ। इसी के साथ देखें कि जो बागभट्ट है, इस बागभट्ट ने अपना एक बागभट्ट जो कि आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध है, बागभट्ट ने आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध ग्रंथ, बागभट्ट ने आयुर्वेद यानी कि आयुर्वेद से जो इलाज किया जाता है, इस बागभट्ट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। यानी कि शरीर के 8 अंगों जो कि आयुर्वेद से संबंधित, इलाज से संबंधित, ये अष्टांग हृदय से संबंधित ग्रंथ है, इसकी रचना बागभट्ट ने की थी। इसी के साथ विक्रमादित्य, यानी कि एक गुप्त राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था, है ना। इस विक्रमादित्य या कहेंगे विक्रमादित्य उसकी उपाधि थी। इस विक्रमादित्य के दरबार में एक आयुर्वेद इसी के साथ एक चिकित्सक विद्वान रहता था। चिकित्सा यानी इलाज करने वाला, है ना। इस चिकित्सक विद्वान ने था जिसका नाम है धन्वंतरी। यानी कि एक राजा के दरबार में एक जो कि प्रसिद्ध विद्वान रहता है जिसको आयुर्वेद और चिकित्सा का ज्ञान था। तो इससे कहीं ना कहीं ये प्रमाणित होता है कि उस समय जो कि आयुर्वेद और चिकित्सा को राजाओं के द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाता था। इसी के साथ देखें कि एक और हमारा जो कि विद्वान है जिसका नाम है पाल कायप नामक एक जो कि पशु चिकित्सक है। यानी कि यहाँ पर पशुओं का भी इलाज किया जाता था, पशुओं की भी चिकित्सा की जाती थी। तो एक पाल कायप नामक पशु चिकित्सक है। इस पशु चिकित्सक ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है हस्तायायुर्वेद में हाथियों के जो रोग होते हैं उन रोगों की बारे में जानकारी है। साथ ही इन रोगों का किस प्रकार इलाज किया है,
किया जाए इसकी भी जानकारी हमको हस्तायुर्वेद में मिलती है, क्योंकि उस समय जो हाथियों की सेना थी वो वहाँ पर प्रमुख रूप से थी। इसलिए जो ये पशु चिकित्सक है, इस पशु चिकित्सक ने हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा, जिसके अंदर हाथियों के जो रोग होते हैं, साथ ही उनका किस प्रकार इलाज किया जाए, इनसे संबंधित जानकारी देखने को मिलती है। इसी के समय जो गुप्तों के समय ही हमारे भारत के अंदर चिकित्सा विज्ञान का भी प्रचार हुआ। प्रचार यानी कि जो भारत है, यह हमारा भारत है, इस भारत की जो भारत के अंदर जो पश्चिमी देश है, यानी कि जो मध्य एशिया के जो देश है, पश्चिमी मध्य एशिया के जो देश है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मध्य एशिया यानी कि भारत के पश्चिम में, यानी कि जो पश्चिमी एशिया के अंदर जो पश्चिमी एशिया है, इस पश्चिमी एशिया के अंदर भी भारतीय जो चिकित्सा थी, या कहें कि भारतीय जो विज्ञान थी, इस विज्ञान का विकास वहीं पर हुआ। यानी कि भारतीय चिकित्सा विज्ञान का प्रसार पश्चिमी एशिया में भी हुआ। पश्चिमी एशिया से अनेक चिकित्सक भारत के अंदर अध्ययन करने के लिए आए और उन्होंने भारत से ज्ञान प्राप्त कर पश्चिम एशिया में जाकर भारतीय जो ज्ञान था, चिकित्सा ज्ञान, इसका प्रसार किया। इसी के साथ जो ये गुप्त काल है, इस गुप्त काल के अंदर शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान जो कि ज्ञान चिकित्सकों को था, यानी शल्य चिकित्सा मतलब कि चीर फाड़ संबंधित है ना, शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। इसी के साथ जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल के अंदर भौतिक और रासायन विज्ञान का भी जो कि खूब विकास हुआ। भौतिक और रासायन विज्ञान का भी गुप्त काल के अंदर खूब विकास हुआ। जैसे कि एक बौद्ध दार्शनिक है, या एक बौद्ध दार्शनिक है जिसका नाम नागार्जुन है। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन रासायनिक विज्ञान और धातु विज्ञान का एक प्रसिद्ध विद्वान था। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक था। ये नागार्जुन जो कि रासायनिक विज्ञान और धातु विज्ञान का एक प्रसिद्ध विद्वान था। इस नागार्जुन ने बताया कि सोना, चांदी, तांबा और जो अन्य धातु है, इन धातुओं के रासायनिक प्रयोग से अनेक प्रकार के इलाज किए जा सकते हैं। ये हमारा बताने वाला नागार्जुन था। इसी के साथ देखें कि तकनीका की जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल के अंदर तकनीक का भी खूब विकास हुआ। तकनीकी माने तो जैसे कि तकनीक का विकास भी हुआ। अब इस तकनीकी का विकास तो खूब हुआ, लेकिन हमको इसकी साक्ष्य अधिक देखने को नहीं मिलती है। हाँ, कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर एक लोहा स्तंभ है। अब ये लोहा स्तंभ की खासियत यह है कि ये तब से लेकर आज तक खड़ा हुआ है और इस पर अभी तक जंग नहीं लगी है। यानी कि इस लोहा स्तंभ पर जंग नहीं लगी है, तो कहीं ना कहीं जंग न निकला, क्योंकि लोहे के सामान्य रूप से जंग लग जाती है, लेकिन वो खुले में खड़ा हुआ है। वर्षा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, लेकिन इस पर अभी तक जंग नहीं लगी है। तो इसे कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि वहां पर किस प्रकार की तकनीकी थी। इसी के साथ यहाँ पर गुप्त काल के अंदर सुंदर सिक्के, साथ ही मोहरे भी बनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। इसी के साथ कि वहाँ पर जो गुप्त काल के अंदर जो शिल्पी थे, यानी कि शिल्पकार थे, इन शिल्पकार के जो पुत्र होते थे, उन पुत्रों को अपने पारंपरिक या कहें कि अपने जो व्यवसाय वंशानुगत, यानी कि जो पिता कार्य करता था वही पुत्र करता था। अब पुत्र को उस कार्य करने के लिए जो कि प्रशिक्षण दिया जाता था, यानी कि शिक्षा दी जाती थी कि एक तो वो अपने परिवार संबंधित यानी कि व्यवसायिक कि वंशानुगत जो पिता कार्य करता था वही कार्य पुत्र करता था, जिसके कारण क्या हुआ कि उनके अंदर जो कि पारंपरिक रूप से जो कि शिल्प उत्पादन या कहेंगे तकनीकी के अंदर विकास होता रहा। इसी के साथ ये धातु विज्ञान है। यह धातु विज्ञान गुप्त काल के अंदर 64 प्रकार की कलाएं थी। उन 64 प्रकार की कलाओं में से ये धातु विज्ञान भी एक थी। तो इसके अंदर हमने जानने का प्रयास किया कि जो गुप्त काल है, इस गुप्त काल के अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसी के साथ ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर ये सभी नोट्स के रूप में मिल जाएंगे। इसको आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना। इससे हमको फायदा यह है कि यूट्यूब हमारे वीडियो को अन्य लोगों के पास सजेस्ट करता है। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले, जैसे कि अब जो गुप्तोत्तर काल है, यानी गुप्तों के बाद में जो टाइम पीरियड आता है, तो वहाँ पर अनेक प्रकार के शासक आते हैं। उन शासकों के बारे में यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर कंप्लीट सीरीज हम कराएंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।